संसद भवन में कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी वहां पर पहुंच गए हैं और एक औपचारिकता होती है, बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की मंजूरी दी जाती है और राष्ट्रपति से भी मुलाकात निर्मला सीतारमण की हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले जो तस्वीर आई थी ये भी आप देख सकते हैं संसद भवन की, जहां पर वो पहुंच गई हैं अपने जो सहयोगी हैं वित्त राज्य मंत्री उनके साथ। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे अंतरिम बजट के लिए उनका जो भाषण है वो लोकसभा में शुरू हो जाएगा। एक सवाल मैं आपसे पूछा अखिलेश, आप बहुत क्लोजली कवर करते हैं बीजेपी को। निर्मला जी ने चुनकर आज नीले रंग की साड़ी पहनी है। इस नीले रंग की साड़ी के पीछे का डायनेमिक्स क्या है? क्या वो जो ब्लू रंग इस्तेमाल होता है दलितों के लिए, दलितों के झंडे पर, वो तो है ही है, साथ साथ ये नारी शक्ति का भी प्रतीक है। मुझे लग रहा है कि जो आज का उनका बजट का भाषण होने जा रहा है, मुझे लगता है करीब 1 से 1.5 घंटे का भाषण होगा और नारी शक्ति के ऊपर खास तौर से सुमित जोर रहने वाला है। और उसी का सिंबोलाइजन करते हुए मुझे लगता है कि आज नीला रंग का उन्होंने चूज किया है कि ये एक तरह का इशारा भी है कि जो आधी आबादी है देश की उसके लिए इशारा है कि जो मोदी सरकार है उसने पिछले 10 साल में क्या क्या कदम उठाए हैं और अगर 5 साल और मौका मिलता है तो वो क्या करने वाले हैं, यानी उसका भी खाका खींच दिया जाएगा। बिल्कुल, ऑप्टिक्स के बारे में बहुत ही करीने से सरकार विचार करती है। ये देखिए बजट की प्रतियां भी आपके सामने लाइव तस्वीर आ गई है। बजट की प्रतियां वहां पहुंची हैं और सीधी तस्वीरें आप संसद भवन परिसर से देख पा रहे हैं। ये पुराना संसद भवन का परिसर है। ये पुरानी परंपरा रही है कि आती है। आज दिल्ली का मौसम जैसा कि हम सुबह से बता रहे हैं, बारिश हो रही है और उस बीच में आज ठंडक भी बढ़ गई है। ऐसे में ये जो बारिश हो रही है, जो ठंड है, ये बजट की प्रतियां कितना गर्मी ला पाएंगी भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय समाज में, इस चुनावी माहौल में, उस पर हम सबकी नजर है। खास मेहमान बन गए हैं जी अखिलेश जी। सुमित, यहाँ बता दें कि पेपरलेस बजट जो है वो कई साल से पेश किया जा रहा है, यानी जो बजट है उसको प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन कुछ प्रतियां होती हैं जो अमूमन कुछ ऐसे लोगों को दी जाती है जिनको जरूरत होती है, लेकिन जो मोटे तौर पर बजट है वो पेपरलेस होता है। और ये जो ट्रांजिशन है वो भी एक बड़ा ट्रांजिशन आया है। हमको आपने ब्रीफकेस से देखा होगा कि ब्रीफकेस लेकर के पहले आया करते थे, फिर उसके बाद निर्मला सीतारमण ने बही खाता शुरू किया और अब जो है ये जो डिजिटल लैपटॉप, आप लैपटॉप जो है उसके ऊपर लेकर के आती है, आईपैड या लैपटॉप। इनफैक्ट हमको, मैं अगर अपनी बात करूं अखिलेश, हम लोग जब संसद कवर करते थे आज से कुछ साल पहले तो बजट की प्रतियां लेके दौड़ते थे। याद है आपको? वो इतना मोटे मोटे बजट की कॉपियां होती थी, पार्ट ए पार्ट बी लेके, और लिटरली लेके फिजिकली हमको वहां से संसद भवन से कलेक्ट करके, जो आप देख पा रहे थे स्क्रीन पर, वो लेके अपने दफ्तर में भिजवाना पड़ता था ताकि वहां जो बैठे एक्सपर्ट हैं वो उसको आसान भाषा में आप तक पहुंचा सके। अब यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड करना। हाँ, अब सिर्फ डाउनलोड करना, बटन दबाइए, आपके सामने आपके लैपटॉप पर है, आप बजट पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और कुछ खास मेहमान की आप बात कर रहे थे, हमारे मेहमान जो उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कुलदीप जी हैं, टैक्स विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं, और इसी के साथ हमारे साथ राजेश शर्मा जी भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, और संकेत मिश्रा जी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। आपका भी स्वागत है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा कुलदीप जी आपसे ही। वैसे तो चुनावी साल है, अंतरिम बजट है, ज़्यादा कुछ गुंजाइश होती नहीं है, लेकिन 2019 में भी हमने देखा था कि एक बड़ा ऐलान कर दिया था अंतरिम बजट में। 2014 में भी इस तरह का एक ऐलान किया गया था। तो ये एक परंपरा भी ये है कि कभी कभी कुछ कुछ परंपरा से हट करके भी चीज़ें हो जाती हैं। आपके हिसाब से आम आदमी आज क्या उम्मीद करे कि क्या राहत मिल सकती है? देखो, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात पिक कर रही है, और मेरे ख्याल से जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और मुझे पक्की पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पैसा मिडिल टैक्स पेयर के हाथ में सरकार डालने की कोशिश करेगी। वो इसलिए भी देखेंगे, अगर पिछले 2 सालों में कुछ इन्फ्लेशन का प्रेशर सब पे बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से EMI का प्रेशर है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये छूट दी जाएगी। या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा सकते हैं, कुछ टैक्स स्लैब में चेंज कर सकते हैं, पर जैसे भी किया जाएगा ऐसे तरीके से किया जाएगा ताकि सबको कुछ ना कुछ उनके हाथ में मिले। बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हमने देखा आजकल, क्योंकि आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, युवा जो है जिसके आज की तारीख में जो 22, 23, 24, 25 साल का बच्चा है, वो नौकरी पाता है। नौकरी पाने के बाद वो बचत करने की बजाय खर्च करने में विश्वास करने लगा है। उसके पास आप यंग एज में कम सैलरी में भी गाड़ी देखेंगे, बड़े महंगे फोन देखेंगे, इस तरह के शौक हो गए हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए? एक एक्सपर्ट होने के नाते, टैक्स एक्सपर्ट होने के नाते सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार के तमाम बड़े लोगों को कि वो, क्योंकि बचत भी तो जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया, और मेरे ख्याल से जैसे कि सरकार ने जो न्यू टैक्स रजीम लेके आए उनमें उन्होंने जितने भी जो 70 के करीब जो डिडक्शन थी उनको निकाल दिया, जिसमें कि 80C थी, चाहे 80D थी। तो जो भी लोग मजबूरी में ये यंगर पॉपुलेशन जो सेव करती थी, उन्होंने वो सेव करना भी, उनकी प्रवृत्ति थोड़ी कम हो गई है। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके का इंडिया का जो यंग वर्किंग क्लास का जो एडवांटेज है,
तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आज से 20 साल के बाद इनका क्या होगा अगर वो अपने सोशल सिक्योरिटी के लिए नहीं बचाएंगे। और हमारे पास अभी भी कोई फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है जैसे कि कुछ बाकी डेवलप कंट्रीज में है। और जब हम देख रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं आने वाले वर्षों में, तो इस बारे में भी सोचना चाहिए। अब देखिए कि मेरा जो अपना विचार है कि जैसे कि अगर आज की डेट में अगर आप प्रोविडेंट फंड में सेव करते हैं 2.5 लाख से ऊपर, या एम्प्लॉयर 7.5 लाख से ऊपर कुछ कंट्रीब्यूट करता है आपका प्रोविडेंट फंड या सुपरनेशन फंड में, तो उन सब रिटायरल फंड के ऊपर भी टैक्स को लगा दिया गया है। बिल्कुल अजय, तो मेरे ख्याल से रुकूंगा, आपको अजय जी के पास जाना चाहूंगा। अजय दुआ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी। अजय जी आपका भी स्वागत है, आपके पास आएंगे। बताइए कि आपको क्या उम्मीद लग रही है जो अर्थव्यवस्था की आज मोटे तौर पर तस्वीर दिख रही है। कहा जा रहा है कि 2027 तक 5 ट्रिलियन और 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की हो जाएगी। जो ग्रोथ है वो भी 7% से ऊपर की भविष्यवाणी की जा रही है। तो ये जो बजट है, क्या इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं आपको लगता है वित्त मंत्री कर सकती हैं? आज हाँ भी और नहीं भी। मैं नहीं इसलिए कह रहा हूं कारण ये अंतरिम बजट है। सरकार जुलाई महीने में फिर एक और बजट पूरे 9 महीने के लिए प्रस्तुत करेगी। ये सरकार के 3 महीने का बजट है। पर ये कहते हुए ये भी कहना चाहूंगा, ये जो बजट आ रहा है उसको मुझे लगता है कि यही ऐसे ही दिशा में अगला बजट भी आएगा। 2 कारण, एक जो अर्थव्यवस्था आज है उसका हमें परिणाम अच्छा मिल रहा है, तो कोई कारण नहीं है कि उस अर्थव्यवस्था को आगे क्यों ना लिया जाए पूरे साल के लिए भी। और दूसरा कि जिस सरकार को शक होता है कि शायद वो जुलाई में अगले चुनाव के बाद वापस आएगी कि नहीं, तब भी वो अपने हाथ कई बार लगाम लगा लेते हैं और कहते हैं कि अगली सरकार को करने दिया जाए। इस बारी ऐसा लग नहीं रहा। ये दोनों कारण से मुझे लगता है कि दुआ साहब, आपकी बातों में मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दिया और मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूं। और वो इसलिए कि अगर ये सरकार कॉन्फिडेंट है तो ये सरकार तो फिर प्रूडेंट बजट लेकर आएगी, पॉपुलस लेकर नहीं आएगी। अगर ये प्रूडेंट है तो इसका मतलब चुनावी वक्त भी है। आप बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ठीक है, पर मैं कॉन्ट्रडिक्ट शायद नहीं कर रहा, मुझे माफ करिए। मैं कह रहा हूं कि ये पॉसिबल है कि अंतरिम बजट में भी सरकार को चुनाव फेस करने हैं। चुनाव में अगर आपको लगता भी है कि मैं आने वाला हूं, जरूर वापस आ रहा हूं, तो कोई भी डेमोक्रेसी में सरकार चाहेगी मेरे ज्यादा सीटें मिले, मैं ज्यादा कंफर्टेबली जीतूं, तो उसके लिए वो पॉपुलिज्म भी कर सकते हैं और प्रूडेंट भी रह सकते हैं। बट पॉपुलिज्म करते हुए ये नहीं कि 3 महीने बाद आपको वोट मिले या नहीं मिले आप वो बदल देंगे। वो सरकार को ये देख के कि कौन से वर्ग हैं उनके लिए जहां पे आवश्यकता भी है और जिसके साथ साथ हमारी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, वो आपको सेक्शंस देखने पड़ेंगे। और उसमें मुझे लगता है कि जैसे देखा गया है पिछले 2-3 साल की जो स्टेट इलेक्शंस हुई हैं कि केंद्र के अलावा स्टेट्स तो पहले करती ही थी, अब थोड़ा केंद्र सरकार भी घोषणाएं काफी करती है और केंद्र सरकार के ऊपर विश्वास लोगों का ज्यादा है, कारण उनके पास साधन है जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कई बारी नहीं होते। तो मुझे लगता है कि इस बारी जो किया जाएगा उसके अंदर खास करके वर्ग 2 या 3 जिसके ऊपर सरकार चालू रखेगी, मतलब कि जुलाई के अगले बजट में या उससे बाद भी एक हो सकता है कि हमारे किसानों के लिए और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, एक किसान जरूर हैं, उसके अलावा दूसरे लोग भी हैं वहां पे, कि वो अर्बन एरियाज में ना आए, शहरों में, बड़े शहरों में ना आए, उनके लिए क्या हम वही कर सकते हैं। और शायद आवश्यकता है, कारण अर्बन एरियाज में हमें मालूम ही है क्या क्या डिफिकल्टी है। दूसरा काफी आधारभूत ढांचे का दबाव लगातार बढ़ रहा है शहरी इलाकों में।
लेकिन जो संकेत आप दे रहे हैं अजय जी वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रामीण इलाकों पर फोकस होगा। और सुमित इसीलिए बात कही जा रही है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि है उस पर शायद उसकी कुछ बढ़ाने की बात हो सकती है, खासतौर से महिला किसानों के लिए डबल हो सकता है। जो कहा नारी शक्ति पर फोकस है तो वो भी एक संभावना है जिस पर की चर्चा हम करेंगे। साकेत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, इन्वेस्टमेंट बैंकर। आपका स्वागत है साकेत जी। आपसे ये समझना चाहेंगे आपको क्या लग रहा है कि आज जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, विकास पर खासतौर से सरकार का ध्यान है। आपने देखा होगा पिछले बजट में भी लगातार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात कही गई थी, और साथ ही फिस्कल डेफिसिट है उसको साधना भी एक बड़ा जोखिम का काम है जो कि सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो इन सारे पैरामीटर्स को लेकर आपको क्या लगता है कि आज क्या क्या होने की संभावना है? नमस्कार। पहली बात तो मैं आपके रिपोर्टर्स को दाद दूंगा कि पानी में भी जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे इस समय। ये क्योंकि अंतरिम बजट है तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा जो आंकड़ों का है कि इन्वेस्टमेंट कितना होना है उसमें तो फर्क नहीं होगा, पर संकेत देने के लिए बहुत जरूरी बजट है। क्योंकि एक तो पहले दिखाएंगे कि जो रिफॉर्म प्रोसेस है उसकी अगले कदम, अगली कड़ी क्या होगी सरकार के लिए। जैसे लेबर में क्या करने जा रहे हैं, लैंड में क्या, जमीन के रिफॉर्म में क्या करने जा रहे हैं, और तीसरा जो कि पर्यावरण की बात होती है कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। एनर्जी को हम लोग तेल से हट करके किस तरह से सौर ऊर्जा या विंड एनर्जी की तरफ जाएंगे, उसके ऊपर अगले कदम क्या होंगे वो देखा जाएगा। दूसरा जो लोक कल्याण, जो जन कल्याण के विषय है, उस पर कितना अभी तक जो कोविड के बाद था वो लोगों को किस तरह से मदद करके उनको उनकी जीवनी चलने के लिए था। अब अगली कड़ी में दिखाने की कोशिश की जाएगी कि उनको किस तरह से, अभी तक तो खड़े थे अपने पैर पे, किस तरह से अब वो चलने लगे स्वयं और ऐसी हालत में पहुंचे कि उनको कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत ना पड़े अगले 5 साल 10 साल बाद। तो उसके लिए क्या क्या कदम करना है, उसमें क्या क्या बदलाव लाने होंगे, उसका संकेत मिलेगा। और तीसरा जो आप लोग ने पहले भी बोला था कि जो इस समय कुछ चिंता के विषय हैं कि जो हमारे तेल का दाम बढ़ सकता है क्योंकि सी रूट पे अटैक हो रहा है, या रशिया यूक्रेन का क्या फर्क पड़ रहा है, इन्फ्लेशन का क्या फर्क है, उसके ऊपर भी क्या रुख होगा सरकार का, उस पे आएगा। और चौथी चीज मेरे हिसाब से जरूर गरीब किसान को मदद करने के लिए जो इस समय बेनिफिट मिला है सरकार को अच्छी इकोनॉमी का कि टैक्स का पैसा ज्यादा आ रहा है, उसमें से थोड़ा सा जाएगा उन लोगों के तरफ जो कि वंचित हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम सेक्टर्स हैं जिस पर नजर रहेगी, ये तमाम वर्ग है जिन पर नजर रहेगी। लेकिन मेरे साथ विपक्ष के नुमाइंदे के तौर पर आनंद दुबे साहब भी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के प्रवक्ता हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ राजेश जी तो बने हुए, लेकिन मैं आनंद दुबे आपके पास आना चाहूंगा पहले। आनंद जी, बहुत सी बातें सुनी आपने अर्थशास्त्रियों की, उनको क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से आप बजट को बेहतर कर सकते हैं इस चुनावी वक्त में, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? सुमित जी, अखिलेश जी, नमस्ते। देखिए, अगर भारत का बजट समझना है तो भारत के हर घर का बजट समझना होगा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे घर का बजट हमारी माताएं, हमारी दादियां बनाती हैं। घर में रहने वाले लोगों को पर्याप्त भोजन मिले, घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की एक उत्तम व्यवस्था हो, घर में रहने वाले लोगों की शिक्षा की व्यवस्था हो, घर में रहने वाले लोगों के कपड़े की व्यवस्था हो, कोई उत्सव आता है तो उसके लिए व्यवस्था हो। ये ऐसी बुनियादी बातें हैं जो घर का बजट बनाती है, और घर 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 जुड़कर ही देश का बजट बनता है। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है जिसे हम किसान कहते हैं। तो किसान कैसे अपनी स्थिति में सुधार लाए, जैसे वादे आपने किए थे कि हर किसान की आय हम दुगनी तिगुनी करेंगे, तो उसके लिए क्या प्रावधान आप लेकर आने वाले हैं इस बजट में? चूंकि एक अंतरिम बजट है, इसमें बहुत ज्यादा आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं होता, 2-3-4 महीने का ये बजट है, इसके बाद फिर 1 जुलाई में बजट आएगा। लेकिन दूसरा एक बड़ा वर्ग है नौजवान। जब पढ़ाई लिखाई करके वो बाहर निकलता है लड़का हमारा नौजवान, तो या तो नौकरी करता है या बिजनेस करता है। नौकरियां है नहीं इस समय देश में। जिस प्रकार आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, एक उत्साह जगा था, लोगों ने 10 साल यूपीए को देखा, लोगों को उम्मीद जगी कि एनडीए कुछ नया करने वाला है। नौकरियों का स्तर नहीं बढ़ रहा। उसके बाद एक महंगाई बहुत बड़ा विषय है कि आज हर चीज महंगी है। मिडिल ऑर्डर में जो फैमिलीज रहते हैं वो परेशान है, जो गांव में रहते हैं वो परेशान है, जो शहरों में रहते हैं वो परेशान है। तो उनकी परेशानी से उनको निजात आप कैसे दिलाएंगे इस बजट के माध्यम से? उसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारी सेना, हमारी आर्मी।
जो देश की सुरक्षा करती है, देश के अंदर रहते हुए देश के बाहरी जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनसे हमारे देश को सुरक्षा देती है, उनके लिए बहुत बड़ा बजट होने की जरूरत है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि आप कितने एम्स ला रहे हैं, आप कितनी यूनिवर्सिटीज ला रहे हैं, आप वो कितने तो कल भी स्टार्टअप ला रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सुना, उन्होंने संख्या गिनाई मेडिकल लेवल पर क्या क्या चीजें की हैं। वो आंकड़े मुझे मुंह जबानी तो याद नहीं है, लेकिन कल उनके भाषण में सुमित जी, हम मैं वही कह रहे हैं आनंद कि जी, ठीक है, मेरी मजबूरी है, आप रहिए मेरे साथ। आपका काम है सरकार के कामकाज को लेकर सचेत उनको करते रहना, विपक्ष के नेता हैं।